स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम शुरू करेंगे मौलिक अधिकार तो है चैप्टर 2 एंड हम शुरू कर रहे हैं अब शोषण के विरुद्ध अधिकार। थर्ड जो आपका मौलिक अधिकार में थर्ड है अधिकार, वो कर रहे हैं आज हम। तो शुरू करेंगे। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि जैसे हम 11th क्लास कर रहे हैं, तो अभी तो जैसे कोविड चल रहा है तो आपके स्कूल नहीं है शायद, है ना, तो आप घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं और ठीक है। बट अगर आपको आपके ऑफकोर्स एग्जाम होते हैं तो एग्जाम का पैटर्न ऐसा होता है ना, पहले 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फिर 2 नंबर के ऐसे करके फिर 5, तो आपको फिर लेंथी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर के लिए PDF चाहिए तो मैं आपको ऑफकोर्स प्रोवाइड करवाऊंगी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैं नीड है, तो मैं आपको जरूर करवाऊंगी, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो ये कहना ना कि अगर नीड है तो मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड अधिकार, ठीक है। चैप्टर 2 तो चल ही रहा है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। थोड़ा छोटा दिया हुआ है आपकी बुक में ये, और थोड़ा छोटा है भी, ठीक है। आर्टिकल किसमें है ये? 23 to 24 में, ठीक है। तो शोषण, जैसे शोषण लिखा गया है, शोषण ना हो उसके लिए अधिकार है ये, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण कैसा? किसी भी तरह का शोषण हो सकता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारे पास। तो जो आपकी बुक में बताया, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम बच्चों से स्टार्ट ही करते हैं, तो वो तो नहीं है, वो एंड में बच्चों वाला बता देते हैं कि आप छोटे बच्चों से कोई क्या नहीं करवा सकते, मेहनत मजदूरी नहीं करवा सकते। उनका हक है कि उनको न्यूट्रिशन मिले, उनको पढ़ाई अच्छी हो उनकी। तो हमारा देश, हमारा संविधान इसके लिए काम करता है। तो यही है कि 14 साल से छोटे बच्चों को ये ना हो, ये उनको शिक्षा मिले, उनको खाने के लिए अच्छा मिले, तो ठीक है। तो इसीलिए ये है, ये अधिकार बना दिया गया है कि आप अगर ऐसे करवाते हैं उनसे काम तो आपको सजा मिलेगी। 14 साल भी बहुत छोटी एज है, ठीक है, बट 14 साल एक मान्य कर दिया है। नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि आप इसको कम भी कर सकते हो। 12 साल के बच्चे 12 एज भी कर सकते हो और आप उसको अच्छा कर सकते हो, तो वो नीति निर्देश में। और इसमें अधिकारों में है 14 साल, ठीक है। तो 14 साल की कम उम्र के बच्चों से हम कुछ नहीं करवा सकते, ठीक है। तो एक ये है, और भी है जो एग्जांपल दिए मैं वो पढ़ देती हूँ पहले। क्या है, जैसे इस शोषण भारत में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जाना जाता है। जो शोषण होता था उसमें उनका क्या करते थे कि बंधुआ मजदूरी उसे कहते हैं कि हमने किसी को खरीद लिया या अपने घर में रख लिया और हम क्या कर रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, पैसे वैसे नहीं दे रहे, उनकी कोई आज़ादी भी नहीं है, उनकी कोई लाइफ भी नहीं है। आपके घर के चारों तरफ ही उनका काम ही उनकी वही लाइफ है। उनको बस खाना देते हैं 3 टाइम का एंड दैट्स इट, ठीक है। और जितना हो सके उससे मजदूरी करवाना, उसको उसके साथ व्यवहार जैसा भी होता है, और उनको बहुत एक तरह से एक जानवर की तरह, कोल्हू की तरह काम करवाना, वो है, ठीक है। ये है शोषण, ठीक है। दास प्रथा थी, खरीद फरोख्त थी। यूरोप में तो बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे भी थी, यूरोप में तो बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट मेरे कॉलेज में एक नुक्कड़ नाटक हुआ था इसी के लिए, और ऐसा मैंने रियल में देखा है। मेरे मैम नहीं, इनडायरेक्टली मैम मेरी फ्रेंड की मैम, उन्होंने वो यहाँ आउट ऑफ दिल्ली, मतलब NCR में रहती है वो, और उनके हस्बैंड बिजनेसमैन है, अच्छे बिजनेसमैन है। तो ऐसे ही हमारा उनसे लिंक था, तो मेरी फ्रेंड की, तो उसने मुझे बताया वो इंसिडेंट कि उन्होंने क्या किया, बिहार से, जो गरीब राज्य होते हैं, वहाँ से किसी बच्चे को लिया और अपने घर में रखा और अपने बच्चों की देखभाल से करवाती हैं, घर का काम करवाती हैं, और बहुत छोटी लड़की है और बिहेवियर बहुत गंदा उसके प्रति। तो ऐसा है, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, उसके साथ हर तरह का शोषण होता है, मानसिक, शारीरिक, सब कुछ। मार पिटाई हो रही है, और मानसिक तो बहुत है ही। एक बच्चा जिसको पाल रही है, जो उससे कुछ ही उम्र में बड़ा है, वो
वो पूरी ऐशो आराम, और वो उसके साथ जो हो रहा है वो उसको पता है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े घरों में मिलेंगे आपको जहाँ पे बच्चे को खरीदा जाता है और अपने साथ रखते हैं उसे। तो ऐसा है, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा है, बड़े बड़े घरों में ऐसा है। और वो बात करते हैं उस चीज़ की कि शोषण नहीं होना चाहिए, ऐसी बड़ी बड़ी बात करते हैं, बट ऐसा हम उनके घर में देखते हैं, ठीक है। मैं तो ऐसा, ठीक है। ये है एक दास प्रथा थी पहले, तो पहले क्या अभी भी है, बट आप उसे खुले तौर पे चैलेंज नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको देख लिया तो आपको डर है कि मैं पकड़े ना जाऊँ, तो बहुत ही डर के रखता है, गए तो फिर तुम अच्छे से लपेटे जाओगे, ठीक है। तो ये है 3-4 चीज़ें दी गई हैं। बंधुआ मजदूरी ये बच्चों के लिए ऐसे नहीं कर सकते। एक बार हमारे इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा हुआ था, पता नहीं हमारा कुछ सामान था बट उसे वापस कर दिया गया, पूरे के पूरे कर्टेन को वापस कर दिया कि ये बोल के कि ये जो काम किया गया है ये भारत में छोटे बच्चों ने करा है और ये गलत है। तो ऐसे वो उनकी राजनीति अपनी थी ताकि हमारा बिजनेस खराब हो जाए, ऐसे कुछ, बट हमारा देश इसके लिए भी था कि फैक्ट्रियों में, चूड़ी की फैक्ट्रियों में वो काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आपकी बुक में होगा, ये 12th में शायद है ये चैप्टर, ठीक है। तो ऐसे तो बच्चों से काम करवाया जाता है, तो बहुत सामने आया था ये भारत में कि ऐसा होता है। तो अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया इस चीज़ को लेकर कि हाँ बच्चों से ना काम करवाया जाए, और इसके लिए स्ट्रिक्ट चीज़ हो गई है। तो ये है एक शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, समझ में, शोषण ना हो। और अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है ना कि शोषण हो रहा है, किसी आप कहीं ढाबे पे गए, कहीं छोटे बच्चे काम करते हुए देख रहे हो, तो आप पुलिस को कॉल करके बोल सकते हो कि ये ढाबा है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। क्या कर लेगा ढाबे वाले, आ जाएगा आपके, तो आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इसी का फोर्थ वो चयन आपके अधिकार। तो हम 4th पे आ गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पे आ गए हम। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता। आपको लग रहा है धर्म की स्वतंत्रता तो है ही, है ना, बट कुछ कुछ देशों में मैं अभी बताती हूँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल, हाँ आर्टिकल है 25 to 28। ऐसे याद है, बट कभी कभी आप ऐसा होता है ना, आप आगे सोच रहे होते हो कि इसको स्टार्ट कैसे करना है टॉपिक को, तो आप उसमें इतना मगन हो जाते हो कि आप ये चीज थोड़ा सा स्लिप हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि यार इनको तो जाते नहीं, बट ऐसा नहीं है, ओके। फर्स्ट टाइम में बहुत टाइम हो गया मुझको। तो या हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कर रहे हैं। जैसे मैं बताती हूँ, यूरोप में एक कंट्री है, इनफैक्ट 1-2 है, नाम ले रही, बट मैं बता रही हूँ ऐसे आपको कि वहाँ पे ऐसा है कि आप अपना धर्म कुछ भी फॉलो करो, अपने घर में कुछ भी करो, बट बाहर वो शो नहीं होना चाहिए कि आप कौन से धर्म से हो। आपको ऐसे लॉकेट नहीं कोई होना चाहिए, आपके कोई कैप नहीं होनी चाहिए, ऐसे जो आपके कलर के कपड़े ऐसे नहीं जैसे भगवान एक हिंदू धर्म को डिफाइन करता है, ऐसा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपका धर्म उससे पता लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो बहुत पसंद है कि आपका धर्म शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन से हमारे माइंड में ऐसे कुछ डाल दिया जाता है उस धर्म के प्रति कि हम उससे या तो हेट करने लगते हैं, जो भी मतलब लव करने लगते हैं तो अच्छी चीज़ है, मगर अगर कुछ हेट की चीज़ें हैं तो मैं उस इंसान को जाने बिना ही हेट करने लग जाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर वो बचपन से इनबिल्ट कर दिया है कि वो धर्म के लोग अच्छे नहीं होते, ऐसा। तो अपने आप ही कोई भी मिथ चल रहा है, मतलब सीरियसली, मतलब मैं एक हिंदू हूँ तो सब धर्म के प्रति मेरी अपनी कोई विचारधारा बना दी गई है। और फिर जब मेरे फ्रेंड्स बने वो लोग, तो मुझे लगा कि ये जो मेरे माइंड में इनबिल्ट चीजें थी ये तो बिल्कुल ही मैच हो रही इन सबसे। कुछ भी जैसे ये बोल दिया कि एक्स धर्म के लोग बहुत क्या होते हैं, लड़ाई करते हैं बहुत। फिर मैं उनसे मिली, मेरी उनसे बात हुई, इनफैक्ट ठीक है मेरे स्टूडेंट था वो, तो मेरी अच्छे से बात हुई, आज भी मैं कॉन्टेक्ट में। तो मुझे लगा कि ये तो बकवास थी, ये मुझे क्यों बताया गया ऐसा, मेरे बड़ों लोगों ने ऐसा क्यों बताया, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो रहा, ये तो बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। मेरी फ्रेंड है एक, कोचिंग में बनी मेरी फ्रेंड, वो मीरठ में आज, तो है क्या इतनी स्वीट, इतने
इतनी हेल्पफुल और ये लोग गुस्से वाले नहीं तो ठीक है। फिर एक और को बोला कि इसके भाई के लोग क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं बहुत। अच्छा, फिर वो बने मेरी उनसे जान पहचान हुई और मुझे बिल्कुल नहीं लगा ऐसा। तो समझ लो, अगर ऐसा करेंगे तो मैं, मेरे अंदर पहले से ही बैरियर मेरी फैमिली वालों ने या मेरे बड़ों ने ऐसा कर दिया, तो मैं उनसे दूर ही रहूंगी। ये लोग बताया था मुझे अच्छे नहीं होते, मैं नहीं बनाऊंगी कोई फ्रेंड अपना, मैं बात ही नहीं होगी। बिना जाने बिना पहचाने मैंने जज कर दिया, मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख दिया उसका। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि अच्छी है कि भाष होने, घर में अपने धर्म अपने मानो, भाष होने ना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े लोग कुछ ढंग का काम नहीं कर रहे भाई, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं ठीक है। तो या मुझे ऐसा फील हुआ, तो मुझे पसंद आया ये लॉजिक। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या है, फुल स्वतंत्रता, अपने आप को कैरी कैसे भी करो, कुछ भी करो, धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा आपके धर्म में। आप उसको प्रचार कर सकते हो अपने धर्म का, आप अपने धर्म के कुछ भी कर सकते हो, मतलब प्रचार कर सकते हो, उसको कैसे कैरी करना है वैसे कर सकते हो, उसको अपने आगे वाली जनरेशन में वो बढ़ा सकते हो, जो भी। तो हमारे यहाँ बहुत छूट है धर्म को लेके। आपकी बुक में लिखा है कि राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, वो किसी धर्म को बिलोंग नहीं करता, उसके लिए सब धर्म समान है, आप कुछ भी करो, व्हाट यू वांट। बस क्या होना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो इनको हानि नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं करेंगे हस्तक्षेप, ठीक है। तो ऐसा है, धर्म की स्वतंत्रता पहले नहीं होता था ऐसा, ठीक है। पहले क्या होता था, जैसे हमारा जो इतिहास पढ़ते हैं हम, तो पहले शासक आए कुछ, है ना, तो वो क्या करते थे, हमारा धर्म ही मानो, जबरदस्ती से, नहीं मानते तो मार देते थे, जबरदस्ती अपना धर्म अपना मारते थे। तो ऐसे सबने करा है, ये कहीं ना कहीं सबने ही करा है, तो ऐसा है, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं होता था। फिर अब जब लोकतंत्र आया तो अपने धर्म की छूट हुई सबको, कि आप जो भी अपने आप को जो भी कैरी करना चाहते हो, जो भी मानना चाहते हो, मानना नहीं चाहते हो तो भी आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, नागरिक की मर्जी पर डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो ये है आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता, इसी के अंदर है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर ही है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, तो लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। कैसे, लोक व्यवस्था, जो व्यवस्था है उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है तो रोक लगा सकती है। सेकंड है नैतिकता, कि नैतिकता में कुछ लग रहा है कि ये नैतिक नहीं है, ये इथिकल नहीं है, तो वो चीज बंद हो जाती है ना। स्वास्थ्य के आधार पर, अगर किसी इंसान के स्वास्थ्य के आधार पर कुछ धार्मिक रूप से कुछ गलत हो रहा है तो वो भी प्रतिबंध लगा सकती है। इसके एग्जाम्पल दिए हैं आपकी बुक में ही, सती प्रथा, है ना। सती प्रथा बताया ना क्या होती है, आपका पति मर गया तो आप उसकी जो जलाया जाता है उसमें बैठ के अपने आप को क्या कर दो, सती कर दो, अपने आप को जला दो। ऐसा बोला जाता है कि कैंसर के बाद अगर ज्यादा पेन किसी बीमारी या किसी चीज में होता है ना, वो जलने, बर्निंग में होता है, जलन में होता है। तो इतना क्रूर समाज, मतलब बहुत इतना पिछड़ा समाज, शर्म आती है मुझे खुद को कि हमारे धर्म में सती प्रथा होती थी। मतलब हद होती है, किसी मतलब इंसानियत नहीं है तुम्हारे अंदर, इतना बुरा कैसे डेवलप हुई इतनी ऐसी कुप्रथा, बट थी ऐसे, तो इसे बंद करा गया, अंग्रेजों द्वारा बंद करा गया। और इसमें हमारे वो भी थे, ठीक है, जगदीश चंद्र थे, तो उन्होंने बंद करा इसको, तो ठीक है वो, मगर था ये, तो इसको बिल्कुल बेसिकली बंद कर दिया गया। और ऐसा होता इसलिए था कि बहुत सती हुई हैं, और वो इसलिए हुई हैं क्योंकि इतने बूढ़ों से शादी होती थी और इतनी यंग होती थी, बूढ़ा तो जल्दी मरे गए, है ना, वेरी नेचुरल चीज़, वो मरे गए पहले, फिर वो उसके साथ साथ वो भी, तो बहुत बुरी चीज़ थी। फिर एक से अधिक विवाह, है ना, एक से अधिक विवाह, एक से फिर अधिक बच्चे, फिर उनका कुपोषण कितना, मतलब उनको पोषण मिलेगा उतना वो नीचे रह जाएंगे, फिर उनकी हेल्थ खराब, तो ये इसलिए ये भी बंद कर दिया गया, ठीक है। मानव बलि,
धार्मिक आधार पर होती थी मानव की बलि देना, तो ये बंद कर दिया गया। स्वास्थ्य से रिलेटेड थे ये सारी चीज़ें, तो इनको बैन कर दिया गया। ठीक है, तो ये हैं ऐसी कुप्रथाएं थी। ठीक है, तो ये बताया गया। अक्सर क्या हुआ है, अक्सर ऐसा भी हुआ है आपकी बुक में इसका बताया गया है कि जैसे हम कुछ मना, जैसे सती प्रथा मना करने गए, ये हम मना करने गए, तो क्या हुआ, इस पे विरोध हुए उस धर्म से और सरकार के बीच में कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप, हम तो धर्मनिरपेक्ष देश से बिलोंग करते हैं, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये वो बहुत इसमें हुए। बट ऐसा करना पड़ता है सरकार को, जो चीज़ गलत है वो गलत है। जैसे रिसेंटली अभी क्या हुआ था, रिसेंटली तो नहीं हुए हैं, इसे 2-3 साल हो गए हैं शायद, तो कौन सा आया था बिल आया था ना, तलाक बिल। 3 बार अगर आप किसी को ऐसे बोल दो तो तलाक हो जाता था, तो उसके लिए आया है ना। तो उसमें बहुत विरोध चले उस टाइम पे कि आप हमारे उसमें धर्म में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। धर्म में हस्तक्षेप नहीं था वो, अगर मैं बताऊं तो एक चीज, उनकी कुछ प्रथाएं होती हैं जो धीरे धीरे आगे जाके इंसान ही खुद बना लेते हैं। ठीक है, उनके नुमाइंदे बना लेते हैं कि ये ऐसे, तो इस चीज को है ना, इस चीज को लेके। और मोस्टली अगर जो भी प्रथाएं हैं वो अगर देखा जाए तो वो बहुत आपको पैट्रियार्की से रिलेट लगेंगी। उसमें हमेशा महिलाओं को ही आपको लगेगा कि दबाया जा रहा है, ऐसी मोस्टली ऐसी होती हैं, तो वो पैट्रियार्की से ही रिलेट होती हैं सारी। तो कौन बनाता है, हमारी जो प्रथाएं, हमारी ये सब ये बनाया है ये पुरुषों ने है। तो ये मेरा नजरिया है, कुछ और भी हो सकता है, बट ऐसा ही होता है मोस्ट प्रोबेबली, मैंने तो यही देखा है। ठीक है, तो कुप्रथाओं को हटाना सरकार का काम है और उसे हटाना चाहिए। विरोध हो, कुछ हो, डिस्कस करो, सब कुछ करो, हर बार होता है ये करो और देखो फिर क्या सही है, और खुद से जज करो ना, तो पता लगेगा हाँ भाई जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि जब ऐसे हम कुछ हटाने की कोशिश करते हैं तो धर्म की बात आ जाती है और आपस में भेद होते हैं बहुत। पर कोई बात नहीं, अगर हम किसी सही चीज़ के लिए कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल करो, बिंदास करो, अपने देश को ऊपर उठाओ, समाज को ऊपर उठाना कोई गलत चीज़ नहीं है, और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का ही काम है ये करना। दूसरा कारण है धार्मिक स्वतंत्रता, राजनीति। हाँ, ये मैंने अभी बता दिया, राजनीतिक विवाद हो जाते हैं इसमें कुछ, और जबरन धन परिवर्तन। हाँ, एक और चीज़ है हमारे इसमें क्या होता है, कभी कभी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। ठीक है, तो वो गलत चीज़ है। आप हमारे धर्म परिवर्तन करना हमारी मर्जी पे है। मेरा मन कर रहा है क्रिश्चियन बनना, तो मैं मेरी मर्जी है, मुझे कोई जबरदस्ती करवाएगा तो वो चीज़ सही नहीं है। बट ऐसा कुछ एग्जाम्पल देखे गए हैं कि जोर जबरदस्ती से किसी का धर्म परिवर्तन करवा दिया, पैसे दे के किसी को कुछ करके धर्म परिवर्तन करवा दिया, तो वो चीज़ बहुत गलत है। एक बीच में एक चीज़ चली थी, अब तो नहीं है, मुझे अब नहीं दिखी। बीच में क्या हुआ था, कॉलेजों के बाहर कुछ खड़े होते थे क्रिश्चियन वाले लोग, और वो कहते थे कि आपको क्रिश्चियन बनना चाहिए और आपको हम यहाँ पर लेके जाएंगे। तो वो कहीं का टूर करवाते जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी, वहाँ का टूर करवाते थे वो, और फिर वो कहते थे कि आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, देखिए कितना अच्छा। तो फिर जो भी बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ऐसा बहुत सारे बच्चे तो घूम के जाते थे, नहीं हमें नहीं बनना, बस घूमना था ऐसे। तो ऐसे अभी भी शायद 8वीं कैंटीन में घूमते रहते हैं, जैसे बैठते हैं तो आ जाते हैं कि अच्छा हम आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं। तो हमारे देश में इतनी फ्रीडम है तो है ना, तो एक बुरी चीज़ नहीं है आपको जानने का, किसी के धर्म को जानने का मौका मिल रहा है तो आई नॉट, क्यों नहीं, क्योंकि अच्छा है ना, मिथ से तो बचो। क्योंकि जैसे जब हम किसी कम्युनिकेशन के किसी के बीच में बहुत ज़्यादा होता है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आती है उस चीज़ को लेकर। तो अच्छी बात है, खुलापन आना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, जानना चाहिए क्या है उस धर्म में क्या नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। और अगर कुछ अच्छी चीज़ लगती है तो एक्सेप्ट करके उसे फॉलो कर लो, इसमें क्या है ना। अगर नई बात होती तो फिर गलत वही चीज़ें पता है, वो ऐसे लोग होते हैं। अच्छा बात उसकी भी नहीं है उससे, बट अपने आप ही मिसकंसेप्शन बन जाते हैं, जब हम बात ही नहीं कर रहे, कुछ भी पता नहीं चल रहा, विश्वास कर लेते हैं उस चीज़ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट है इसी के थर्ड पॉइंट दिया है आपकी बुक में, सभी धर्मों की समानता। हम राज्य सभी धर्मों को समान मानता है, सभी धर्मों की समानता है, ठीक है। तो ये है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बता दिया था, ठीक है। धर्म, कोई धर्म नहीं से विशेष वो नहीं करता हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा संविधान किसी भी धर्म को ज़्यादा स्पेशल नहीं मानता, किसी धर्म को ज़्यादा कमजोर नहीं मानता, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों में न तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, न ही धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, और न ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वैधता दी जाएगी। ये पता ही है, अगर मैं किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी जॉब में जाऊंगी तो मैं अपना धर्म बताऊंगी, मैं हिंदू। क्या करें, नंबर कितना ही बताओ, हिंदू। अरे मैं, मेरी जनसंख्या ज्यादा है इस देश में, नंबर गेट आउट। ठीक है, तो किसी धर्म कुछ नहीं चलने वाला आपका। तो हमारा राज्य, हमारे शैक्षिक संस्थान, हमारी चीजें धर्म को नहीं मानती, ठीक है। तो धर्म से वहां चलता है जहाँ पे आप जाता हो या जो भी है ना, हिंदू है, हम जाट हैं, जो भी है, क्या करेंगे, तो वो तो है ना। तो अपने एरिया में ही थोड़ा सा हो जाती है चोट उनकी, बट और कहीं नहीं है, और हमारे देश में भी कहीं नहीं है उनको। तो नेक्स्ट जो आपका है फिफ्थ, ठीक है, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार जो है वो फिफ्थ है। तो इस टॉप मतलब जो ये वाला है जो अधिकार है, इसमें एक चीज आई है, एक शब्द आया है, तो उसको मैं बता देती हूँ पहले, है ना, उसके बारे में बताऊंगी। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 1930, ओके। इसमें एक चीज आई है, मैं पहले ही बता रही हूँ, एक आया है शब्द अल्पसंख्यक, ठीक है, एक आया है बहुसंख्यक, ठीक है। तो क्या होता है ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, क्या होता है ये जान लो। अल्पसंख्यक मतलब जैसे ये एक समुदाय है या एक जनसंख्या है, जो भी है, ठीक है, एक समुदाय है, जनसंख्या, हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं भाषा के आधार पे। भाषा, ये जनसंख्या है, यहाँ पे दो टाइप की भाषा बोली जाती है, एक भोजपुरी, एक खड़ी हिंदी, है ना, दो टाइप की भाषा है इसमें। भोजपुरी के लोग सिर्फ इतने हैं, और ये जो है इतने सारे लोग खड़ी हिंदी के हैं। तो अल्पसंख्यक कौन हो गए, भोजपुरी वाले, क्योंकि उनकी संख्या कम है इसलिए वो अल्प हो गए, छोटे हो गए। और खड़ी बोली ज्यादा लोग हैं तो वो क्या हो गए, बहुसंख्यक हो गए, ठीक है। बहुत सिंपल सा था क्या है इसमें, है ना। तो मगर थोड़ी शब्द ऐसा, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो हाँ, तो ये है, इसमें किसी समुदाय, आपकी बुक में से ही पढ़ रही हूँ मैं, हमारे देश जो है क्या है, विविधताओं से भरा हुआ समाज है, जिसमें हर तरह की डाइवर्सिटी मिल सकती है, धर्म, भाषा, पहनावा, सब कुछ, बहुत सारे डाइवर्सिटी, मतलब जितना तुम समझ सको उतने। तो ये है, तो इसमें क्या है, कुछ समुदाय में ऐसा होगा कि कुछ अल्पसंख्यक होंगे, कुछ बहुसंख्यक होंगे, ये निश्चित तौर पर होगा ही होगा। वो किसी भी आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, वो किसी के आधार पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा मिलेगा आपको हर जगह। किसी समुदायों को सिर्फ धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि भाषा एवं संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जा सकता है। धर्म, इसमें बोला है कि सिर्फ धर्म ही आधार नहीं बन सकता कि आपका धर्म ये है तो इसी के आधार पर आप अल्पसंख्यक हो। देश में नहीं, भाषा के आधार पर भी लोग अल्पसंख्यक हैं, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के आधार पर भी लोग अल्पसंख्यक हैं, तो ऐसे मिल सकते हैं।
हमारे देश में सबसे कम मतलब बोला पारसी हैं, जो पारसी सबसे अल्पसंख्यक माने जाते हैं, तो वो बहुत कम है। इनफैक्ट उनके लिए एक नीति भी है कि जैसे सबके लिए है कि 2 बच्चे करो, ऐसा है ना कि गवर्नमेंट की जाती है, बट उनके लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो नेगेटिव में जा रहे हैं, वो बच्चे नहीं करते या वो शादी नहीं करते, तो उनकी जनसंख्या बढ़ी नहीं रही। इनफैक्ट उनकी जनसंख्या, शादी नहीं हो रही तो जो भी है, जैसे पेरेंट्स हैं, इनकी डेथ हो गई, इनके 2 बच्चे थे, तो ये और कम होते चले गए, बूढ़े कम होते चले गए, तो इतने प्लस में बढ़ नहीं रही, क्योंकि नई जनरेशन आई नहीं रही और बूढ़े मरते जा रहे हैं, तो वो नेगेटिव में चले गए हैं, पारसी इतने कम हो गए। तो उनके लिए बोला गया है कि आप जितने ज़्यादा कर सकते हो करो ऐसे टाइप। तो उनके लिए अलग अलग है, क्योंकि उनकी सिचुएशन अलग है, उनके आधार पर उनको ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो वो बहुत अल्पसंख्यक है, भाषा के आधार पर भी हो सकते हैं। तो अल्पसंख्यक उस समूह को कहा जाता है, इसमें पूरी डेफिनेशन दी गई है आपकी बुक में। कहा जाता है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में जनसंख्या के आधार पर वो क्या होते हैं, संख्या के आधार पर वो क्या होते हैं, कम होते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा भाषाई आधार पर अच्छा बना दिया है, बट समझ में आ गया ना आपको। और अगर जब पूछा जाए अल्पसंख्यक तो ये वाली लाइन लिख देना, ठीक है। तो ऐसा है, तो इस तरह अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें विकसित करने का अधिकार है। अपनी, अगर आपको लग रहा है कि आप कम हैं, आप ऑफकोर्स, तो आप अपने आप को विकसित करने के लिए आपके पास गवर्नमेंट द्वारा मंजूरी है कि आप कर सकते हैं ऐसा है भी, है ना। बहुत सारी जगह आपको दिखेगा कि उनको छूट है बहुत सारी जगहों पे। ओके, और लास्ट है, उनको अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है। जैसे सिख समुदाय भी कम है हमारे देश में, उन्हें मतलब कम है वो, तो उनके अपने संस्थान है, ऐसा नहीं उसमें और कोई नहीं है, सब है, बट उनको थोड़ा स्पेशल है कि अगर ये बच्चे आएंगे तो उनको कम नंबर पे उनको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि वो हमारे संस्कृति से बिलोंग करते हैं और हमारी संस्कृति कम हो रही है, इसलिए हम उनको बढ़ाने के लिए उनको ऐसा है ना। ऐसा करना अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करने के लिए करा गया है, कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये है, एक बच्चा दिया गया है यहाँ पे साइड में, एक लड़की दी गई है, वो कह रही है मैं अपने मोहल्ले में तो अल्पसंख्यक हूँ। ऐसा हो सकता है आप अपने मोहल्ले में अल्पसंख्यक हो, जैसे वो मोहल्ला है, जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ने घर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे मुस्लिम्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है और हिंदुओं की संख्या कम है, तो मैं उस मोहल्ले में क्या हूँ, उस एरिया में क्या हूँ, अल्पसंख्यक हूँ, ऐसा है, ठीक है। पर मैं शहर में बहुसंख्यक हूँ, मगर मैं अपने, जैसे मैं शहर तो नहीं, मैं स्टेट ले रही हूँ, यूपी में आता है ना मुझे पढ़ने का, तो यूपी में तो मैं बहुसंख्यक होगी, क्योंकि हिंदुओं की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे मैं बहुसंख्यक, भाषा के हिसाब से तो अल्पसंख्यक हूँ, लेकिन धर्म के लिहाज से मैं बहुसंख्यक हूँ। मेरी कोई भाषा है, मैं हिंदू हूँ, मेरी ऐसी भाषा है जो कम बोली जाती है, भोजपुरी ले सकते हैं, मैं हिंदू में भोजपुरी हूँ, बट यूपी में खड़ी बोली है, तो मैं वहाँ पे अल्पसंख्यक होगी, और वैसे मैं बहुसंख्यक हूँ, है ना। क्या हम सभी अल्पसंख्यक नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम कहीं पर अल्पसंख्यक हो जाते हैं, कहीं पर हम बहुसंख्यक हो जाते हैं, तो ठीक है, समझ में आ गया ना इस बच्चे की बात, है ना। ओके, अब सबसे लास्ट है आपका टॉपिक, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका टॉपिक, सॉरी, वो हम कर लेते हैं इस अधिकारों में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 6th, और इन अधिकारों को, ये अधिकार लिख दिए हैं, ठीक है, बट मिलेंगे कैसे, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे मिलेंगे, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। अब मेरे पापा ने मुझे कुछ बोल दिया कि ये अगर तेरे भाई के साथ ऐसा करना तो ऐसा नहीं करना, तेरे भाई को ऐसा नहीं करना, ये तेरा राइट है, अगर वो करता है तो। मैंने बोला हाँ, उसके आगे बताओ, तो कुछ नहीं, तो क्या कुछ हो पाएगा, कर, ये लिख दिया मेरे भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करेगा तो मेरे पास क्या राइट है, ऐसा करेगा तो ऐसा हुआ तो मेरे साथ शोषण हुआ तो मैं क्या करूँगी, फिर नहीं ऐसा नहीं होगा, ये रोक है वो रोक है। फिर अगर वो बोलेंगे कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा, उसको 2 दिन का खाना नहीं मिलेगा, तो मुझे लगेगा ना कुछ पावर है मेरे पास, तो ऐसे ही
ऐसे ही है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार वही है। अधिकार मिल गए उसके बाद क्या कुछ होगा उसका, जो लोग हैं उनका कुछ होगा, नहीं होगा तो फिर क्या कर रहे हैं अधिकार को, क्या करना हमें होगा तब। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये वो अधिकार है जो हमें सुरक्षित करते हैं कि हाँ इसके बाद ही बात है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत टफ है ये, थोड़े टफ इसलिए, थोड़े नाम टफ है इनके, जो इसके अंदर नाम है ना वो टफ है तो इसलिए। तो एक चीज अम्बेडकर ने इनको अपनी आत्मा का पहले बता दिया था मैंने आपको कि इन उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है अम्बेडकर जी ने, तो वो बताया गया इसमें, लाइन लिखी गई है आपकी बुक में, मुझे पता नहीं था ऐसा है, चल रहा है लिखी गई है। तो हम कर रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आज आपके अधिकार खत्म हो जाएंगे और नेक्स्ट चलेंगे आपके डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, और फिर उनके अंतर हम करेंगे, उनके अंतर में अच्छे से करवाऊंगे ऐसे बॉक्स में, ठीक है। उनके अंतर करवाऊंगे फर्स्ट पॉइंट सेकंड ऐसे टाइप का, तो समझने में थोड़ा आपको इजी हो जाएगा वो, है ना। उपचारों क्या अधिकार, आर्टिकल 32 यहाँ पे एंड हो जाते हैं आर्टिकल। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आपकी 5 है, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आपकी 5 है, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, न्यायालय, बंदी तो पता ही लग रहा होगा, बंदी है ना, न्यायालय के द्वारा किसी को बंदी करा तो उसको किसी के समक्ष प्रस्तुत करना, ठीक है, वो है कि उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है ये, कि आप किसी को ऐसे बंद नहीं कर सकते, है ना। उसको 24 घंटे के अंदर, मैंने बताया था 24 घंटे के अंदर उसको लाना है ऐसे। तो यदि गिरफ्तार का तरीका कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत छोड़ने का आदेश दे देती है। तो ये है, हमें कोई ऐसी गिरफ्तार नहीं कर सकता अपने मनमानी तरीके से, उसकी जिम्मेदारी है ये वो न्यायालय के सामने हमें समक्ष प्रस्तुत करे, है ना। पहला ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी से आप समझ जाना, बंदी किसी को बंदी बनाया न्यायालय के समक्ष, अगर कुछ गैर कानूनी है तो छोड़ने का आदेश, ठीक है। फिर क्या है, परमादेश। नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश जब सार्वजनिक जो पद अवधियां होती है, पद किसी के पास सार्वजनिक मतलब लोगों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, किसी को पद पे बिठाया गया है, किसी को, वो कोई भी हो सकता है, IAS PCS कुछ भी, कोई भी ऐसा जो जनता के लिए काम करता है और सारी जनता के लिए काम करता है, गवर्नमेंट से लेकर नेता तक सब। तो अगर वो अपनी क्या कर रहा है, अपनी पद का मिसयूज कर रहा है, तो न्यायालय उसे उस पद से क्या कर सकती है, संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा, तो उस कारण से उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उसको उससे हटा सकती है, वो कह सकती है कि ये करो, ये है, ठीक है। तो ऐसा परमादेश जारी कर सकती है वो। नेक्स्ट है, समझ में आया ना, सिंपल सा है कि जो व्यक्ति एक पद पे है, एक ऐसे पद पे जहाँ पे सार्वजनिक हित है, सार्वजनिक पद है वो ऐसा, और उसका मिसयूज कर रहा है, तो उसका मतलब उसको पालन करने का वो कर सकती है, उसके पालन करवा सकती है, दंड दे सकती है, ऐसा, ठीक है। निषेध आदेश, निषेध आदेश, आदेश थर्ड है आपका निषेध आदेश। क्या होता है कि कभी कभी निचली अदालत अपने 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 लिमिट से बाहर कुछ काम कर रही है, कुछ ऐसे कर रही है, तो वो बड़ी जो न्यायालय है वो उसको रोक सकती है, ठीक है, मतलब निषेध लगा सकती है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से अतिक्रमण कर रही है ना, तो उसको पालन करवाने के लिए उच्च अदालत उसको वो कर सकती है। कभी कभी क्या होता है कि हमेशा ऐसा होता है, जो हाई कोर्ट है उसने कोई रूल करा तो सब निचली अदालतों में करेगा, है ना। कभी कभी अगर ऐसे रूल बना है और निचली अदालत उसके खिलाफ कुछ ऐसा फैसला दे रही है, तो वो उस आदेश को खारिज कर देगा कि ये गलत कर दिया इसने और ये दोबारा सुनवाई हो दोबारा,
वो उस आदेश को खारिज कर सकता है। ठीक है, समझ में आया। ऐसे कोई केस सर्वोच्च न्यायालय में आया और उसके लिए वो न्याय दिया गया, अब वैसा ही केस कुछ छोटी निचली अदालत में आ गया और उसके विपरीत जो जज ने जो जजमेंट दिया था उसके विपरीत निचली अदालत ने कुछ जजमेंट दे दिया, तो वो खारिज कर देगा उचली अदालत, उसका नहीं मान्य होगा। ठीक है, ये है निषेध आदेश। ठीक है, अधिकार प्रत्यक्षा, थोड़े नाम टफ है, समझना इतना वो नहीं है। ठीक है, समझने में इतनी डिफिकल्टी नहीं है। अधिकार प्रत्यक्षा, ठीक है, इसमें क्या है, जब किसी व्यक्ति को इस पद की नियुक्त कर दिया जाता है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ये होता है अधिकार प्रत्यक्षा हो जाता है। ठीक है, मतलब उसे हटा दिया जाता है, न्यायालय द्वारा आदेश दे देते हैं। ऐसा होता है जैसे सरकार ने अपने उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं किया, उसकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं, फिर भी उसको ऐसा कुछ करके बिठा दिया, तो न्यायालय उसको कहती है नहीं हटा देती है, ऐसे उसके पास ये राइट है। ठीक है, तो ऐसा उत्प्रेक्षण रिट, इन सभी अधिकारों को हम क्या कहते हैं, रिट बोलते हैं। ठीक है, रिट, ये रिट जारी हो गई या प्रादेश, दोनों, ये दोनों बोलते हैं इन सभी को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को इनको रिट बोला जाता है। ओके, तो उत्प्रेषण रिट, जब कोई जो सरकारी अधिकारी है निचली अदालत द्वारा या सरकारी अधिकारी द्वारा बिना किसी अधिकार के कोई कार्य किया जाता है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले में उसे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसके ऊपर की अदालत या अधिकार हस्तांतरित कर देती है, मतलब उसे हटा देती है उस चीज से। अगर किसी के पास कोई राइट नहीं है, एक सरकारी अधिकारी के पास या निचले न्यायालय के पास कोई अधिकार नहीं है, वो ऐसे काम कर रही है, तो न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट जो है, मतलब वो हटा देते हैं उस चीज को। ये भी सिंपल है ना। तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा और आपको चाहिए कि और एग्जांपल दें, तो हम इसके एग्जांपल देंगे। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, या हमें रिलेट करके बताएं, या हमें ऐसी उस पर बताएं, कोई रियल एग्जांपल भी बताएं तो बिल्कुल बताएंगे। बस आप एक बार हमें मैसेज कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट है इसका एक और चीज है, ये तो सब हमें मिले हैं हमारे उसके द्वारा, हमारे संविधान द्वारा, पर इसके बाद भी क्या है, कुछ ऐसी संरचनाएं हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो बनाए गए हैं कि अगर वो और हेल्प करते हैं हमारे अधिकार को सुनिश्चित करने में, हमारे अधिकार में कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें नहीं मिल पा रही, तो वो सारे संस्थाएं, वो संगठन हमारी हेल्प करते हैं और ज्यादा। तो संगठन के नाम मैं बता देती हूँ आपको, वो कौन कौन से हैं। जैसे मानवाधिकार आयोग एक ऐसा संगठन है, ऐसी संरचना है जो हमारी हेल्प करती है और उसमें कई सारे क्या है, कई सारी चीजों में हेल्प करती है, वो एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो आपकी बुक में इनफैक्ट अच्छा सा बनाया गया है ऑरेंजिश कलर का, वो है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। ये आयोग अल्पसंख्यक, महिलाएं और दलितों के अधिकार की रक्षा करते हैं। इनके अलावा मौलिक अधिकार तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा वर्ष 1993 में मानवाधिकार आयोग बनाया था, ठीक है। और उस आयोग के बारे में अच्छे से बताया गया है आपकी बुक में, तो मैं आपको बता देती हूँ। 1993 में आया ये मानवाधिकार आयोग, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूरी स्वतंत्रता है, सरकार को हस्तक्षेप नहीं करती इसमें। तो इसमें है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ मैं, ठीक है, PUCL। नेक्स्ट है पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, तो क्या है, PUDR, है ना। ये दो हैं संस्थाएं हैं जो अधिकारों के हनन के विरुद्ध कार्य करती हैं, और 1993 में ये आई थी, ठीक है। और क्या है, इसमें सदस्य कौन होते हैं, कौन काम करते हैं इसमें, तो इसके सदस्य हैं
सदस्य कौन होंगे? पहले होते हैं कौन? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें जज रह चुके हैं बट वो रिटायर हो गए, ठीक है। तो पूर्व न्यायाधीश, मैं HQ लिख देती हूँ, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इनफैक्ट जब आप इंग्लिश पेपर पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा ये लिखा हुआ आता है, तो उसको समझ जाना, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जज, है ना, जिन्हें जज बोलते हैं। एक ये होंगे। दूसरे क्या होंगे? उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। अब उच्च हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। थर्ड कौन होंगे? न्यायाधीश तथा मानव अधिकार के संबंध में ज्ञान रखने वाला, व्यवहारिक रूप रखने वाले 2 अन्य सदस्य। जो मानव अधिकार का ज्ञान रखते हैं ना, उसके 2 और सदस्य हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, किसी कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, है ना, कोई भी अच्छे जो समाज सेवा है, जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है लोगों के लिए, वो हो सकते हैं। तो कोई भी पढ़े लिखे बहुत अच्छे समझदार लोग, वो सदस्य। तो कितने हो गए टोटल? 4 हो गए, 1, 2 और 2 ये, है ना। तो 4 सदस्य होते हैं, 2 ये और 2 जो मानवाधिकार का ज्ञान रखते हैं, वो, है ना। तो ये 4 सदस्य होते हैं ये, ठीक है। तो जो भी मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए करता है वो इनके पास जा सकता है। और वो एग्जाम्पल दिए गए हैं, हजारों शिकायतें आई हैं प्रतिवर्ष ऐसे बहुत सारी, तो आयोग बनने के बाद। और वो शिकायतें कौन सी हैं? हिरासत में मृत्यु, जेल में किसी की डेथ करवा दी, ठीक है। हिरासत के दौरान बलात्कार किसी का, लोगों के गुम होने और पुलिस की जातियां, लोग गुम हो गए हैं, उसका नहीं पता लग रहा, पुलिस जातियां करती है बहुत बारी, वो उसकी शिकायतें। कार्रवाई न किए जाने पर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके लिए, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार, ठीक है, आदि, इन सब के ऊपर ये काम करती है। इसके 2 एग्जाम्पल बताए गए हैं जो बहुत लाइमलाइट में आए और उसकी वजह से मानवाधिकार बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। वो था पंजाब में एक गुम हो गया था उसके लिए, और जो गुजरात में दंगे हुए थे उसके लिए आयोग बिठाया था। तो उसके लिए उसमें वो रिपोर्ट मतलब उन्होंने पेश की थी कि क्या हुआ और किसकी गलती थी, कैसे कैसे लोग परेशान हुए, कितनी त्रासदी हुई, वो सब वो इसी का था, मानवाधिकार आयोग के, है ना। तो वो काम करती है। तो ये हमारे क्या करती है? हमारे लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है। और ऐसे कई आयोग बनाए गए हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए। तो हम इसके लिए भी अधिकार तो नहीं, और कुछ संरचनाएं ऐसी बनाई हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी बनाई हैं जो हमारे लिए काम करती है, हमें सुरक्षित करने के लिए काम करती है। तो हमारे अधिकार खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो वो हम नेक्स्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।